हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन कर रहे थे हम लोग। और लास्ट क्लास में टॉर्टोमेरिन को काफ़ी डिटेल में करा था हमने इस चैप्टर के लिए, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अब एक अंतिम आइसोमेरिन की कैटेगरी में जो यहाँ बचा हुआ है वह है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नॉर्मल अल्डिहाइड और कीटोन के केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रेयर है, लेकिन यदि सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड और कीटोन है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन है। तो हम लोग यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स can exhibit ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कि जो सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड और कीटोन है उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिर से एक अलग सा टॉपिक, अलग सा चैप्टर जैसा था जब हम लोग क्लास 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के कुछ कंडीशंस थे कि वह जो मॉलिक्यूल है उसमें वह अपना मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो, उसमें एसिमेट्रिक कार्बन हो, ऐसे करके बहुत सारे कंडीशंस थे। उसमें मॉलिक्यूल खुद जो है कायरल हो, तो वही बात हुआ नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ऐसे कई केस थे और उसमें फाइनली हम लोग देखे थे कि एक वैसा मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाता हो कुछ एंगल से, तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहते थे। और जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता था उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते थे, और जो लेफ्ट साइड रोटेट करता था उसे लेवो रोटेटरी हम लोग कहते थे। उसी को प्लस फॉर्म या माइनस फॉर्म कहते थे ऐसा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का कंडीशन बेसिकली दो को याद रखो। दो को मतलब कि मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल और पीपीएल को रोटेट करता हो। अब पीपीएल को रोटेट करता हो कि नहीं ये तो एक्सपेरिमेंटल बात है, लेकिन मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल तो थ्योरेटिकल बात है, वो हम लोग देख के पता कर लेंगे। तो यदि किसी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब वह पीपीएल को रोटेट करेगा। और यदि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमेशा याद रखेंगे कि उसका दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एक जो राइट रोटेट करेगा अपने डेक्स्ट्रो फॉर्म, और दूसरा जो लेफ्ट करेगा लेवो फॉर्म। हमेशा इस बात को याद रखना है। तो जैसा कि अभी हम बताएं कि प्योर अल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप के अलावे और कोई ग्रुप ना लगा हो, तो उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा रेयर है। लेकिन सब्स्टिट्यूटेड हो, सब्स्टिट्यूटेड में कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूशन के रूप में हो सकता है, तो उनमें आइसोमेरिज्म हो सकता है ऑप्टिकल वाला। क्या इसमें हम कंडीशन बताए दो इम्पॉर्टेंट, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज और रोटेशन ऑफ पीपीएल, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे। अब जब ये दो कंडीशन है तो बाकी के कंडीशंस ऑलरेडी फुलफिल हो ही जाने हैं ऐसे। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे एक बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल, इस मॉलिक्यूल का, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड। सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड है, CHO यहाँ एज ए मेजर फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावे OH भी है इसमें। अब इस ग्लाइसरल्डिहाइड में यदि इस कार्बन की बात करो यदि, तो यह कार्बन हम लोग देख रहे हैं कि एसिमेट्रिक है, मतलब कायरल है। कायरल कार्बन याद है ना कि वह कार्बन जिसका चारों बॉन्ड चार अलग अलग ग्रुप्स के साथ हो, इधर CHO, इधर OH है, इधर H है, इधर CH2OH है ऐसा, तो यह कायरल कार्बन है। अब यह जो कायरल कार्बन यहाँ है ग्लाइसरल्डिहाइड में, तो इसके लिए यदि हम लोग मिरर इमेज बनाना चाहें तो ऑब्वियसली ऐसा हो जाएगा, OH ग्रुप लेफ्ट आ जाएगा,
H राइट, ये CHO और ये CH2OH, ऐसा कायरल सेंटर, ये भी ग्लाइसरॉल्डिहाइड है। अब उसमें से हम लोग DLRS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़े थे। अब अभी यहाँ कायरल कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड है तो D लगता था, सो दिस इज D ग्लाइसरॉल्डिहाइड, और इसमें लेफ्ट आ गया तो L लगेगा, ये हो गया L ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ऐसा। उसके अलावा R और S लिखना चाहोगे तो क्या कंडीशन था कि कायरल कार्बन से जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उसका प्रायोरिटी देते थे एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो यहाँ कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन है नंबर 1, यहाँ कार्बन, लेकिन इस कार्बन का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा क्योंकि डबल बॉन्ड O है, जो पढ़े थे हम लोग CIP रूल। ये हो जाएगा नंबर 3, ये हो जाएगा नंबर 4। अब रोटेशन देखेंगे 1 से 2, 2 से 3, तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल में नहीं है, उलट जाएगा। इससे हम लोग लिखेंगे R फॉर्म, और यहाँ 1 2 3 4, तो इसमें क्लॉकवाइज आ रहा है, R होना चाहिए, लेकिन इसमें हो जाएगा क्या, S फॉर्म, ऐसा। अब R और S आ रहा है तो इसका ही मतलब हुआ कि ये दोनों जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो। और यदि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो इन्हें हम इनैंशियोमर्स कहते हैं, एंड इनैंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, इनैंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा। तो यह एक सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड था जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो किया। वजह बताए, कायरल सेंटर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब इतना है तो हो ही जाएगा, और PPL को भी रोटेट करेगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और वो स्ट्रक्चर देख के बताना संभव नहीं होता है, वो तो एक्सपेरिमेंटल बात होता है, लेकिन करेगा। जो रोटेट करेगा उससे हम लोग प्लस करेंगे, D प्लस ग्लाइसरॉल्डिहाइड, और जो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा उसमें माइनस देंगे, L माइनस ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ऐसे। अब ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि D वाला हमेशा प्लस हो, L वाला हमेशा माइनस हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब यह तो एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल था अल्डिहाइड या सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड में जो शो किया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके अलावा कई मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ग्लाइसरॉल्डिहाइड की बात करो, ग्लाइसरॉल्डिहाइड तो कर ही लिया, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज, इन सब में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, PPL को रोटेट करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब ग्लूकोज भी एक प्रकार से सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड है ना, ऐसा, इस तरह से। ऐसा पूरा कहानी पढ़ोगे इस ग्लूकोज के बारे में नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, नेक्स्ट मतलब कि यूनिट नंबर 14 में। देखो ये अल्डिहाइड है, इसमें कई कायरल सेंटर हैं, 1 2 3 4। मिरर इमेज इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, PPL को रोटेट भी करता है, तो यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जो कि एक प्रकार से सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड है। वैसे फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, ऐसा, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। देखो ऐसे कीटोनिक ग्रुप है इसमें, और जब कीटोनिक ग्रुप है इसमें तो यहाँ भी कायरल सेंटर है, ऐसे। उसका भी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और बताया कि बाकी बहुत डिटेल में जानना है इस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ेंगे हम लोग वहाँ। तो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इतना बात तो हम लोग समझ गए कि कुछ सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड और कीटोन है, माने केवल अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है तो नहीं, उसके अलावा कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है। ओवरऑल हम लोग बोलें कि कायरल सेंटर है तो बहुत चांसेस है कि वह शो करेगा, लेकिन ये सारे कंडीशन फुलफिल करे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला तब। तो यहाँ से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है, और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कार्बोनिल ग्रुप का नेचर, कार्बोनिल और ओलिफेनिक ग्रुप में सिमिलैरिटी, डिफरेंस, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को करा हमने, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉटोमेरिज्म याद रखोगे, उसके बगैर ये अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर तो नहीं ही पढ़ पाना है। अब आते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ
प्रिपरेशन। कई मेथड्स हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने के। कुछ मेथड्स वैसे हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, मतलब उस मेथड से अल्डिहाइड कीटोन दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है। और कुछ मेथड्स वैसे हैं जो स्पेसिफिकली अल्डिहाइड के लिए है या कुछ स्पेसिफिकली जो है वह कीटोन के लिए है। तो सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। आप चूँकि बताया कि कॉमन मेथड भी है दोनों के लिए, तो इसलिए दोनों को कॉमनली ही हम लोग पढ़ेंगे। जो अलग अलग मेथड हो तो आगे देख ही लेंगे। और इसमें से बताया कि कुछ मेथड वैसे हैं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और कुछ है कि ज़बरदस्ती का है। तो उस टॉपिक को तो हम बीच में डील करते जाएंगे, बताते जाएंगे कि कौन सा रिएक्शन या कौन सा मेथड इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या कौन सा मेथड इंडस्ट्रियली या फिर लैब के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होता है। ये सब एक एक करके हम लोग करते चलेंगे। अब कुछ मेथड इसमें है जो हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे अल्कोहल में। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वहाँ हमने करा था, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करा था कॉपर के साथ, और उन दोनों में देख रहे थे कि कार्बोनिल कंपाउंड का ही फॉर्मेशन हो रहा था। तो ऑलरेडी हम पहले बोल चुके हैं कि पिछला यूनिट जो हमने पढ़ा अल्कोहल फिनॉल का, उसके रिएक्शंस तो इसमें आएंगे, रिपीट करेंगे। तो बस शुरुआत करें हम लोग वहीं से जहाँ से पढ़े हुए हैं। नंबर 1 पहला मेथड इसमें बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बगैर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तो काम चलेगा नहीं, बगैर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो काम चलेगा नहीं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ही पूरा खेल है। इसमें कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो अभी धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो मोस्ट कॉमन हम लोग जानते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, पोटासियम परमैंगनेट अल्कलाइन मीडियम में, क्रोमियम 6 ऑक्साइड या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड H2SO4 के साथ होता है। ऐसे कई हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन ये तीन अभी हम लोग याद रखें। अब अल्कोहल में 3 वैरायटी है ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो फिलहाल या प्राइमरी अल्कोहल हम लोग ले रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल। अब इस प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सप्लाई करेगा ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन जाकर के अल्फा कार्बन में इंसर्ट होगा ऐसे ROH, और यहाँ जो CH2 देख रहे हो RC तब OH, यहाँ जो CH2 कार्बन में 2 हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन तो रह ही जाएगा और एक हाइड्रोजन के पहले ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, या ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आया। अब याद रखना हम लोग को कि वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे 2-2 OH ग्रुप्स हों, वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे 2-2 OH ग्रुप्स हो, ऐसे कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट करते नहीं हैं क्योंकि ये होते हैं अनस्टेबल और ऑटोमेटिकली अपने आप वाटर का मॉलिक्यूल जो है वहाँ से लूज करेंगे और बदल जाएंगे कार्बोनिल ग्रुप में या कार्बोनिल कंपाउंड में। मतलब यहाँ कुछ ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं कि इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करें, OH को यहाँ से बाहर करें, ओवरऑल इतना बाहर, तो ओवरऑल इतना बाहर मतलब कि H और OH H2O बाहर, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ऐसा। अब अल्डिहाइड में एक बुराई भी है क्या कि अल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है, इसको पहले भी बताए थे इंट्रोडक्शन में ही कि यह रिड्यूसिंग नेचर का है, जो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और यह हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेकर के रखे हैं या अगेन ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, और जब ये ऑक्सीजन यहाँ बीच में इंसर्ट होएगा तो RCOOH बनेगा जिसे हम कहेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो तो पहले अल्डिहाइड बनता है, लेकिन यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह स्ट्रॉन्ग है तो अल्डिहाइड में इस रिड्यूसिंग हाइड्रोजन का होने की वजह से ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में।
तो अल्डिहाइड बनेगा, लेकिन इस अल्डिहाइड को आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे, फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, लेकिन अल्डिहाइड से होते हुए। यही यदि हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल के लिए करें, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए इन्हीं सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करके ऐसा RCH R-OH 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन कर लो, फिर से ऑक्सीजन जा कर के इंसर्ट हो गए हम, तो RCOH OH R-, फिर से यहाँ H2O का एलिमिनेशन, तो ये हो जाएगा RC-O R- एंड द प्रोडक्ट इज कीटोन। अब चूंकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कोई ना कोई अल्काइल एराइल ग्रुप्स होगा, ओवरऑल मतलब हम लोग बोले कि यहाँ कोई रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ जो है वह कोई रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, और जब कोई रिड्यूसिंग हाइड्रोजन यहाँ नहीं है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में नो फर्दर ऑक्सीडेशन। तो कीटोन बनाना हो सेकेंडरी अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, अल्डिहाइड बनाना हो प्राइमरी अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से बेसिकली अल्कीन वगैरह बन जाता है जो फर्दर कार्बोनिल और इसमें ऑक्सीडाइज होता है, अल्कोहल चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। तो मोटा मोटी हम लोग इतना याद रखेंगे कि द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल यील्ड्स aldehyde which contains reducing hydrogen, so radially get converted to carboxylic acid, that is the final product is carboxylic acid in oxidation of primary alcohol. But the oxidation of secondary alcohol yields ketone which does not contain any reducing hydrogen, so further oxidation does not occur and ketone is the final product in normal condition. अब इसमें एग्जाम्पल लेकर के चलो, अपना कुछ भी यहाँ आर के जगह कोई भी ग्रुप रखो और बदलते जाएगा ही धीरे धीरे। यहाँ आर के जगह मिथाइल रखोगे तो यहाँ मिथाइल आ जाएगा, एसिटिक एसिड बनेगा या एसिटल्डिहाइड बनेगा। बेंजीन रखोगे मैंने बेंजाइल अल्कोहल, तो फिर यहाँ बेंजोइक एसिड या बीच में बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो अब आर और R- पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो और क्या इसमें बनेगा। लेकिन अब यहाँ समस्या आता है कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन अल्डिहाइड और कीटोन का, लेकिन इसमें तो अल्डिहाइड हम लोग अलग कर ही नहीं पा रहे हैं, बन रहा है लेकिन अलग नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है और ज़रूरत तो हम लोग को अल्डिहाइड का है क्योंकि प्रिपरेशन तो हम लोग अल्डिहाइड का कर रहे हैं। तो यहाँ तो समस्या आता है ना कि इस स्टेप को हम रोकें, मतलब अल्डिहाइड जो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है इसको हम कम करें, रोक दें इसको, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा होगा, अल्डिहाइड बनेगा और वो एसिड में बदल जाएगा। तो इस स्टेप को ख़त्म करना है हम लोग को। बस कैसे ख़त्म करेंगे, अल्डिहाइड नहीं ऑक्सीडाइज हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए तो पहले ये समझो कि अल्डिहाइड क्यों बदल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि जब तक वजह नहीं पता चलेगा आप उसको ओवरकम कैसे करोगे, उससे कैसे निकलोगे। तो मेन तो वजह जानना है। तो अभी तक वजह हम लोग को खाली इतना समझ में आ रहा है कि अल्डिहाइड में रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, इसीलिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो रहा है, बदल रहा है। वजह तो और भी है, यहाँ क्या वजह है ज़रा देखते हैं उसे। अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, तो इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे हम लोग कि द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड into carboxylic acid is due to the following regions. Number 1, presence of reducing hydrogen. ये जो CHO वाला हाइड्रोजन है। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट इन एक्वस मीडियम, कि चूँकि रिएक्शन एक्वस मीडियम में होता है और एक्वस मीडियम में क्या बनता है, हाइड्रेट। क्या होता है अभी देखेंगे। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग पावर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट हो, CrO3 हो या KMnO4 हो, ऐसा। तो यह 3 वजह है जिसके चलते अल्डिहाइड बदल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, मैंने उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और अल्डिहाइड को हम लोग आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही 3 वजह को यदि ख़त्म कर दें तो काम हो जाएगा, अल्डिहाइड अल्डिहाइड ही रह जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलेगा। लेकिन ये तीनों वजह को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। अब जैसे सबसे पहला है कि रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, तो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन को आप कैसे हटाओगे, वो तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है तो रहेगा ही, तो उसको हम लोग नहीं हटा सकते। हाँ, इन दोनों पे गौर करो। अभी जब हम लोग रिएक्शन को लिखे ऐसा था ना, RCH2OH, यहाँ K2Cr2O7H+, तो पहले बन रहा था अल्डिहाइड और फिर इस अल्डिहाइड का हो गया फर्दर ऑक्सीडेशन, तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस वन इज अल्डिहाइड एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यही लिखे थे अभी हम लोग। तो इसी में देखो क्या क्या फॉल्ट आया। सो यह जो K2Cr2O7 है, यह बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के माध्यम से भी समझ सकते हो कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है वैल्यू के आधार पर। दूसरा कि पोटासियम डाइक्रोमेट यहाँ इस्तेमाल हो रहा है एसिडिक मीडियम में H+, और ये H+ बता रहा है कि एसिड है डाइल्यूट, और डाइल्यूट एसिड का मतलब हुआ कि एसिड के साथ यहाँ प्रेजेंट है वाटर। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या हुआ कि एसिड के साथ वहाँ क्या है, वाटर, व एसिड वाटर में डिजॉल्व्ड है। अब यही वाटर यहाँ खतरा पैदा करेगा, यही अल्डिहाइड को बदलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब ये वाटर क्या करता है ना कि यह जो वाटर है H2O, ये कंबाइन कर जाता है इस अल्डिहाइड के साथ और कंबाइन करके ऐसा हाइड्रेट बनाता है RCOH। अभी देखो इस कार्बन में एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है और यहाँ इस कार्बन में 1 2 3 ऑक्सीजन और 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए। तो बाकी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो इन दोनों से। H2O यहाँ एसिड वाला पोर्शन था डाइल्यूट एसिड का, और ये ऑक्सीजन आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो बार बार ऐसे ऑक्सीजन नहीं देता, यहीं तक देता। वाटर नहीं होता तो फिर ही काम नहीं होता। अब जब ये वाटर और ऑक्सीजन एक साथ आया तो ये दोनों मिलकर के यहाँ ऐसे हाइड्रेट बना दिए। दिस वन इज हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO2H2O। दिस इज हाइड्रेट ऑफ, हाइड्रेट मैंने वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। और जब ऐसे ही हाइड्रेट बनता है अल्कोहल का या अल्डिहाइड का, तब फाइनली फिर यहाँ से ऐसा H2O का एलिमिनेशन होता है, डिहाइड्रेशन, और जाकर के प्रोडक्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वजह है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का। ये वजह मतलब कि एक ये हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और तीसरा ही वाटर। यदि तीनों में से कोई एक भी ना रहता तो शायद अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर नहीं होता। अब तीनों में से हम बताएं कि इसको तो हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, काहे कि हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। तो बच्चा ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक्वस मीडियम का होना। तो यदि दोनों को ख़त्म कर दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग स्ट्रॉन्ग ना लें, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें और एक्वस मीडियम भी ना लें, सॉल्वेंट को चेंज कर दें, तब तो फिर ये वाला स्टेप नहीं ना बढ़ेगा। अल्डिहाइड तो अल्डिहाइड ही रह जाएगा और फिर उसको हम लोग आइसोलेट कर लेंगे। तो अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में ना हो, उसके लिए ये 2 काम हम लोग को करना होगा। एक्वस मीडियम हटाना होगा, मतलब जो प्रिपरेशन होगा, रिएजेंट यूज होगा, वो कोई नॉन एक्वस मीडियम में होगा, एनहाइड्रस मीडियम में होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो स्ट्रॉन्ग था उसको स्ट्रॉन्ग ना ले करके हम लोग क्या लेंगे, माइल्ड लेंगे। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो है 2 कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है।
इस कंडीशन को मतलब कि वह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साथ ही साथ एनहाइड्रस मीडियम में यूज होता है। और वह कौन कौन है, तो एक है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसे हम PCC लिखते हैं, पिरिडीनियम का P, क्लोरो का C, क्रोमेट का C। स्ट्रक्चर की बात करो तो ऐसा बनेगा। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट CrO3Cl ऐसा। और एक और है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, जिसे हम लिखते हैं PDC ऐसा। इस तरह का Cr2O7 पिरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC। अब ये जो दोनों हैं PCC और PDC, ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। माइल्ड मतलब बहुत वीक भी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे बड़ा बात कि यूज्ड इन एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस मीडियम में, क्योंकि देख रहे हैं कि ये फुली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो इनका इस्तेमाल जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किया जाता है। जनरली डाइक्लोरोमीथेन होता है, या क्लोरोफॉर्म भी लिया जा सकता है, या CCl4 भी हो सकता है। डाइक्लोरोमीथेन जनरली यूज किया जाता है, जो समवाट थोड़ा सा पोलर नेचर का है। अब चूंकि यह भी जो कंपाउंड है वह आयनिक है, पूरी तरह से नॉन पोलर तो नहीं ना, तो इसको पूरी तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप यूज नहीं कर सकते हो CCl4 में, नहीं तो उसमें पता चलेगा कि सॉल्युबल हो ही नहीं रहा है। तो सॉल्युबिलिटी की वजह से जो है थोड़ा सा पोलर सॉल्वेंट लेना होगा, तो डाइक्लोरोमीथेन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऐसा। तो ये जो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन को रोकेंगे फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हो रहा था, और अल्डिहाइड को ही फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो है अचीव करवाएंगे। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। बाकी क्या कहानी है इसमें, क्या काम है, कैसे रिएक्शन होगा इन रिएजेंट्स का इस्तेमाल करके, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।